हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपने एटम्स तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, जहाँ पर आपने एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड मॉडल्स, इनिशियल मॉडल्स जो भी प्रपोज किए गए थे वो आपने पढ़े थे। अभी हम उसी उसी से ही रिलेटेड आगे किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई एंड ऑल दैट वी विल स्टडी। एंड ऑल्सो जो फर्दर मॉडल्स, जो पुराने मॉडल्स को यूज़ करके फ्यूचर मॉडल्स यूज़ किए गए, बनाए गए, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है आपका, इसमें यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एटम सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो है एटम्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज्ड अराउंड 400 बीसी बाय इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स। इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। जो महर्षि कनद थे, इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर या पदार्थ, पदार्थ हिंदी में बोलते हैं तो पदार्थ, matter, we shall ultimately get the smallest particle beyond which further division will not be possible, and he named this particle as परमाणु। उन्होंने इसका नाम परमाणु दिया। और ठीक उसी टाइम ही या उसी के आसपास ही ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड यूसिपस ने भी यही सजेस्ट किया था कि if we go on dividing a stage will come when the particle obtained cannot be divided further, and he named this particle as atom. And he named this name because on the basis of atami, word atami in Greek, जिसका मीनिंग है नॉन डिविजिबल। ठीक है। अब ये जो इन्होंने जो प्रपोज किया था, ये जब तक कि इनका 18th सेंचुरी तक इनकी कोई वो नहीं हुआ, हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसको वैलिडेट नहीं किया गया तब तक। और 18th सेंचुरी तक जब जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, जो कि थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। उन्होंने भी यही बोला था कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बट उनकी थ्योरी भी अनडिस्प्यूटेड रही टिल एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब तक कि इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कि 19th और 20th सेंचुरी में हुए, उसके बाद हमारे उसके बाद कुछ नए फर्दर ऑब्जर्वेशंस नोटिस किए गए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी थी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर बताया गया कि जो एटम्स हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि काफ़ी डिफरेंट था आपके डाल्टन्स मॉडल से। और डाल्टन मॉडल जो था उसमें क्या था, उन्होंने एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th और क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो वहाँ से ये जो इन्होंने जो इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन थ्योरीज को। बट जो नहीं किया था, वो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी साइंटिस्ट को, वो थी to account for the stability of the atom after the discovery of subatomic particle, to compare the behavior of one element from the other in terms of physical and chemical properties। किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम किसी दो एलिमेंट्स को कैसे कंपेयर करें। और कोई भी, और थर्ड है आपका टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो किस तरह से दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, वो किस तरह से हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो रहा था। और लास्टली टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय द एटम्स। तो ये चार चीज़ें जो है साइंटिस्ट को डिफिकल्टी हो रही थी आफ्टर द इन्वेंशन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो माइकल फैराडेज ने सबसे पहले उन्होंने एक क्लू दिया था, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर ही पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन अकर्ड एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में कुछ, एक इलेक्ट्रोड में मैटर डिपॉजिट हो रहा है और एक में लिबरेट हो रहा है, और इस प्रोसेस को उन्होंने इलेक्ट्रोस्पिलिसिस बोला। उन्होंने इस पर बेस कुछ लॉज भी दिए थे जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। लेकिन जो सीधे सीधे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के को भी रिलेट किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट से।
और 1874 में स्टोने करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि लाइक मैटर इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कंपोज ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। लेकिन जब उन्होंने उन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डिस्कवरी हुई थी। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं सेटअप क्या है। तो इसके सेटअप में देख लेते हैं हम। इट इज़ हार्ड ग्लास ट्यूब क्लोज एट बोथ द एंड्स नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पर दोनों एंड्स क्लोज है और इट इज़ फिटेड विद 2 मेटालिक प्लेट्स। ये आपको दिख रहे हैं जो रेड कलर में, ये 2 मेटालिक प्लेट्स हैं और ट्यूब कनेक्टेड टू द साइड ट्यूब थ्रू विच इट कैन इवैक्यूएट टू एनी डिजायर्ड प्रेशर। तो आप किसी भी डिजायर्ड प्रेशर पे इसको लाने के लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है जहाँ से आप अपने प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रोड्स जो है आप दीज 2 इलेक्ट्रोड्स से कनेक्टेड टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब देखिए जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो जिस प्लेट से कनेक्टेड है वो है आपका कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो है आपका एनोड, ठीक है। तो ये आपका सेटअप हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी उन्होंने क्या किया, व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन्स एनी गैस एट नॉर्मल प्रेशर। सबसे पहले उन्होंने क्या नॉर्मल प्रेशर पर रखा। नथिंग ऑब्जर्व्ड इवन बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज 5000 टू 10000 वोल्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो उनको कुछ भी 5000 से 10000 वोल्ट के बिटवीन भी उन वोल्टेज रखने पर भी उनको कोई गैस कंडक्टिंग नहीं दिखा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, गैस कंडक्टिंग है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर लगाया। इस एमीटर को, ये एमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन आती है तो मतलब कि आपका गैस कंडक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर करंट पास करता है, एमीटर क्या है करंट रीड करता है। यानी करंट कैसे रीड करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन आया तो गैस पास कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया था तो यानी कि ये जो एरो था आपका इस तरह से था, नॉर्मल था, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये था आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड में उन्होंने क्या किया, अब सेकंड में उन्होंने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। कितना कम किया उन्होंने, 10 टू द पावर -2 यानी 0.01 एटमॉस्फेयर या आप बोल सकते हैं 1 mm टू 10 mm एच प्रेशर रखा। तो अब उन्होंने देखा कि गैस कंडक्ट कर रही है। यहाँ पर जो एमीटर है अब वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने ये जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट्स है ये जस्ट शो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लो हो रही है करंट की। बट बेसिकली देखिए ये एक जो सिस्टम है आप दिख ही रहा है, काइंड ऑफ ओपन सर्किट है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब आप रिएक्शन करेंगे तो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो यू विल नॉट सी एनीथिंग। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था लेकिन डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि डिफ्लेक्शन कैसे शो हो सकता है, अगर ये गैस नॉर्मली जो एयर है, एयर तो नॉन कंडक्टर होता है तो वो तो नहीं शो करेगा। अब जो है आपका वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए पहले केस में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा था। अब सेकंड केस में क्या हुआ, जब प्रेशर रिड्यूस किया तो उन्होंने देखा कि फिर तो तब तो कंडक्शन हो रहा है क्योंकि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है एमीटर, ये एमीटर है तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि देयर मस्ट बी समथिंग फ्लोइंग बिटवीन कैथोड टू एनोड या फिर एनोड टू कैथोड, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में कुछ फ्लो कर रहा है। ये मैंने एरो दिखाई है बट डोंट फॉलो दिस एरो क्योंकि वो नेक्स्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका कुछ फ्लो कर रहा है विच इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, बट देर इज समथिंग विच इज़ फ्लोइंग बिटवीन कैथोड, आइदर कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एनोड को ना उन्होंने परफोरेट कर दिया, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए। उन्होंने जब छोटे छोटे होल्स कर दिए और क्या किया, और ये जो सरफेस है ना यहाँ पर उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया। ये जो जिंक सल्फाइड होता है ये एक फ्लोरेसेंट होता है, तो इस पर अगर कोई भी लाइट ड्रॉप कर दी या गैस ड्रॉप करती है तो वो ग्लो करता है। तो अब उन्होंने उसके बाद फिर से यही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया। ये 10 टू द पावर -4 यानी कि 0.01 mmHg तक ले आए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है गैस कंटिन्यू कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर एक एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन तो शो कर रहा है
लेकिन जो परफोरेटेड वही यहाँ पर देखो, इफ परफोरेटेड एनोड इज यूज, यहाँ पर परफोरेटेड एनोड यूज किया गया और जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन ग्लो जो लिखा हुआ है ग्रीन ग्लो, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये सरफेस पर आपके यहाँ पर इस तरह से ग्रीन ग्लो दिख रहा था। तो ये डॉट डॉट एक साथ कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये परफोरेटेड है। जहाँ जहाँ पर होल्स है वहाँ से जो लाइट पास कर रही है, तो वो वहाँ पर इस स्क्रीन को टच कर रही है। और इस स्क्रीन पे क्या था, जिंक सल्फाइड था, यहाँ पर जिंक सल्फाइड था, और जिसकी वजह से वो जो गैस जब इस सरफेस को टच कर रही है तो वो ग्लो कर रही है। और वो ग्लो कैसा था, थोड़ा ग्रीनिश कलर का था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ फ्लो कर रहा है। और क्योंकि ये जो फ्लो यहाँ पर हमें इस सरफेस पर दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये कुछ जो जो भी गैस या जो भी वट एवर इज कमिंग विच इज टचिंग दिस स्क्रीन एंड ग्लोइंग, जो है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका ये जो इन्होंने कैथोड ये जो रेज इन्होंने नाम दिया, उसको उन्होंने कैथोड रे नाम दिया, क्योंकि बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड, इसीलिए इसका नाम कैथोड रेज दिया। लेकिन उन्होंने इस कैथोड रे की, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म नहीं हो, उन्होंने और क्या किया, इसके नेचर को जानने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो है वो इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, देखिए ये तो इसकी फ्लो है, ये तो डायरेक्शन थी जो हमें पहले इसके एक्सपेरिमेंट पता चल गई। उन्होंने क्या किया, इसमें एक जो मेटल प्लेट है उसको जो कि देखिए क्रॉस शेप का है, उसी पर उन्होंने उसको प्लेस कर दिया इस ट्यूब में। अब जब ये फ्लो कर रहा है करंट, ये जो कैथोड रेज फ्लो कर रही थी इसके रास्ते में ये पड़ रहा था, तो ये शेडो क्रिएट करता है, ये है शेडो। और ये शेडो क्रिएट कर रहा है, तो ग्लो कहाँ पर आ रहा है, इन पोर्शंस पे आ रहा है, जहाँ पर शेडो है उन पोर्शन में नहीं आ रहा है, बाकी पार्ट्स में जो ग्लो कर रहा है। लेकिन बाकी रिमेनिंग जो है शेडो हमें दिख रही है। इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पहला तो ये हो गया इसका नेचर। सेकेंड, उन्होंने देखा कि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, द रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व बाय फ्लोरेसेंट। तो टेलीविजन ट्यूब्स में भी हमारा यही यूज होता है। टेलीविजन ट्यूब्स आर ऑल्सो कैथोड ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट्स ड्यू टू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल। थर्ड, उन्होंने देखा कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। अब ये क्या था, उन्होंने किया व्हेन स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट रोटेट्स, दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इसका क्या मतलब है मटेरियल पार्टिकल, मतलब इसमें कुछ मास है, जो भी फ्लो कर रहा है, जो भी रेस फ्लो कर रही है, इसमें कुछ मटेरियल कुछ मास है। तो ये देखिए यहाँ पर कैथोड रे नॉर्मल फ्लो कर रही है ये, लेकिन ये जो पैडल है इसके पाथ में आ गया। जब ये इसके पाथ में आया तो ये इस तरह से ये इसको टच करता है, तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है, ये इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है पैडल की। तो जब पैडल की मूवमेंट हो रही है, इससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ मास है जो इसको धक्का मार रहा है और मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसको कैथोड रेज में कुछ मटेरियल पार्टिकल भी था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने किया जो फोर्थ था, उन्होंने किया इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला, उन्होंने इस कैथोड रे के को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब ये जो कैथोड रेज है जनरली तो नॉर्मल इस तरह से फ्लो करनी चाहिए, इस तरह से फ्लो करनी चाहिए, ठीक है, ये एनोड की तरफ आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्ट करके कहाँ जा रही है, ये पॉजिटिव प्लेट पर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है उस तरफ ये मूव कर रही है। तो यानी कि पहले तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें तो पता चला कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया तब हमने देखा कि जो कैथोड रेज है वो कौन सी प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव प्लेट, यानी जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये वो खुद क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो दिस शोज दैट द पार्टिकल्स इन कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से पता चले ये कैरीज नेगेटिव चार्ज। और दूसरा, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया। तो उन्होंने क्या किया, इसी कैथोड रे में एक मैग्नेट प्लेस कर दिया, और ये मैग्नेट प्लेस करने पर देखा कि ये नॉर्थ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है।
इसकी जो डायरेक्शन है वो उससे प्रूव हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कैसे प्रूव हुआ? ये कैथोड रे की डायरेक्शन थी, ये नॉर्मल जा रहा था, ठीक है, ये कैथोड रे की डायरेक्शन होनी चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, ये हमें दिखा रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइट है, रेज है जो हमें दिखा रही है, ठीक है। और ये रेड कलर वाली जो है आपकी करंट की है। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी इसकी डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो बेंड हो गई। इट्स नॉट, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला कि हमारे जो जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि ये डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इससे पता चलता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और क्या पता चला हमें इससे? व्हेन द कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक इन अ थिन मेटल फॉइल, तो वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल। किसी भी हार्ड मेटल पे अगर वो प्लेस करते हैं तो वो एक्स रे प्रोड्यूस करे, यानी कि वो आयनाइज होकर एक्स रेज बन रहे हैं, ठीक है। These rays, upon striking the glass or certain other material, causes them to fluoresce। ये तो हम पढ़ चुके हैं। They penetrate through the thin metal sheets के से पेनिट्रेट भी कर पा रहे हैं, और वो अफेक्ट कर रहे हैं किसको? फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को कैसे? वो आयनाइज करके उसको फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहे हैं। और लास्टली उन्होंने क्या किया? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस। ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, ये जो मेटल प्लेट्स है, ये जो मेटल प्लेट्स है, उन्होंने सपोज एक मटेरियल ए लिया था पहले फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने मटेरियल बी ले लिया सेकेंड केस के लिए, ठीक है। और फिर उन्होंने सेम प्रोसेस फ्लो करवाया। गैस इस टाइम पर जब ये कर रहे थे तो गैस सेम था, जो पहले हमने केस में लिया, दोनों में ही सेम गैस यूज की थी। सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया कि अब मटेरियल सेम रखा, मटेरियल ए ही रखा, लेकिन गैस पहले ए थी, अब वो गैस बी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस पे चेक किया। और थर्ड में उन्होंने फिर बी में किया, मटेरियल बी के साथ किया, गैस ए और गैस बी। फिर उन्होंने देखा कि इन एवरी वे जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब वो कैथोड रे से एनोड रे की तरफ ही जा रही है। तो इससे पता चलता है कि जो है ये कैथोड रेज हैं, ये मटेरियल पर जो it is not dependent, it is independent of the nature of the electron and the nature of the gas present in the cathode rays, ठीक है। और इससे क्या पता चला? the charge to mass ratio of all the cathode ray is respect of gas is same। तो ये सबका सेम ही है, ठीक है। तो इससे इन सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये था आज का वीडियो, मेनली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था इसमें। तो इसके बाद हम करेंगे चार्ज टू मास रेशियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।